कहानी की शुरुआत में जोन्स बेकरी को दिखाया जाता है। वहाँ कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसके कारण कई लोग मर जाते हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां गृह मंत्री अपने सचिव के सुझाव पर जोन्स बेकरी ब्लास्ट केस NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप देते हैं। मंत्री NIA के बेस्ट ऑफिसर के बारे में पूछते हैं। सचिव कहता है वो है विजय वर्मा, जिसे सब वाइल्ड डॉग के नाम से भी जानते हैं, पर वो अब केवल ऑफिस वर्क ही करता है। मिनिस्टर पूछता है ऐसा क्यों? सचिव कहता है कुछ समय पहले हैदराबाद में कुछ आतंकियों के एक मकान में छिपे होने की सूचना मिली। NIA ने उन्हें ढूंढा और मार डाला। उस समय उस टीम का लीडर विजय था। वो किसी भी आतंकी को जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए उसे वाइल्ड डॉग कहते हैं। मिनिस्टर उसे बुलाने के लिए कहते हैं। विजय अपने घर पर जाता है, जहां उसकी पत्नी प्रिया और DIG हेमंत होते हैं। हेमंत प्रिया से खाना बनाने को कहता है। तीनों खाना खा रहे होते हैं। प्रिया हेमंत से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। हेमंत कहता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, वो 3 साल से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही है। प्रिया कहती है जैसे ही मैं फोन करने का सोचती हूँ, मुझे नव्या की याद आ जाती है। हमें पता चलता है कि प्रिया की बेटी नव्या अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले एक चाट की दुकान पर एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें नव्या की मौत हो गई थी। DIG हेमंत विजय से NIA वापस ज्वाइन करने को कहता है। विजय कहता है नहीं क्यों? हेमंत कहता है क्योंकि यू आर द बेस्ट। विजय कहता है ठीक है, पर मुझे मेरी टीम वापस चाहिए। DIG हेमंत इस बात के लिए मान जाता है। विजय प्रिया से इस बारे में बात करता है और प्रिया उसके वापस NIA ज्वाइन करने पर कोई ऐतराज नहीं करती। विजय की टीम में होते हैं अली रजा, रुद्र गौड़, हसवंत मनोहर और कैलब मैथ्यू। ये चारों विजय की लीडरशिप में ब्लास्ट वाली जगह का मुआयना करने पहुंच जाते हैं। विजय और उसकी टीम उस जगह की अच्छी तरह से छानबीन करती है। विजय वहां खड़े पुलिसकर्मी से फोरेंसिक रिपोर्ट और CCTV फुटेज जल्द से जल्द उसे देने को कहता है। विजय को फोरेंसिक रिपोर्ट मिल जाती है। रुद्र मनोहर से उसकी सुहागरात के बारे में पूछता है। मनोहर कहता है शिमला पहुंचते ही फोन आ गया था वाइल्ड डॉग का। रुद्र तंज कसता है कि शादी में काम का तो हनीमून है और वो ही तुमसे छूट गया। अब विजय और उसकी टीम CCTV फुटेज को बारीकी से जांच करना शुरू कर देती है। CCTV को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि एक आदमी जिसने अपने सिर पर टोपी पहन रखी है, वो सीधे ही टेबल पर जाकर बैठ गया। इसका मतलब है कि वह इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने अपने चेहरे को भी CCTV कैमरे से छुपा रखा था। तभी विजय बेकरी के काउंटर के रिफ्लेक्शन में उस आदमी के हाथ में एक टिफिन देखता है, जो कि दुकान में एंटर करते समय उसके पास ही था, लेकिन दुकान से बाहर आते समय उसके पास कोई टिफिन नहीं था। विजय कहता है उसे इस जगह और CCTV कैमरे के बारे में पूरी जानकारी थी। अब सवाल ये है कि ये आदमी कौन है? इसके बाद रुद्र विजय को बताता है कि जोन्स बेकरी के वेटरों में से एक वेटर को होश आ गया है। विजय उस वेटर से मिलने अस्पताल जाता है। वेटर के पास उसके माता पिता भी होते हैं। विजय वेटर से पूछता है जोन्स बेकरी के ब्लास्ट में हमें जिस आदमी पर शक है, वो टेबल नंबर 12 पर बैठा था। उसे तुमने खाना परोसा, क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकते हो? तभी डॉक्टर विजय से बाहर जाने को कह देता है। वेटर यानी मनीष कुछ बताना चाहता है। विजय डॉक्टर से मनीष का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की इजाजत मांगता है। डॉक्टर कहता है इसके लिए आपको मनीष के माता पिता से पूछना होगा। विजय उनसे कहता है कि ये वीडियो जज के अलावा कोई और नहीं देखेगा। मनीष के पिता कहते हैं पहले आपको एक वादा करना होगा कि आप उस आतंकी को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कैलब और रुद्र कैमरा लेकर आते हैं और मनीष का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। मनीष कहता है वो शाम को लगभग 6 बजे आया था। उसके हाथ में एक काला बैग था। वो टेबल नंबर 12 पर बैठा था। उसने एक सैंडविच और एक कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दिया था। उसने बिल के लिए 500 रुपए का नोट दिया था। जब तक मैं उसे छुट्टे नोट लाकर देता वो जा चुका था। मैंने देखा वो काला बैग वही था। मुझे लगा वो इसे भूल गया, तो मैं उसे बैग देने जा रहा था। तभी वो बम फट गया। विजय उससे पूछता है कि तुम स्केच आर्टिस्ट को उसका चेहरा बता सकते हो। इसके बाद 2 ट्रकों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक ट्रक में RDX यानी विस्फोटक सामग्री होती है। इसके बाद 2-3 आदमी उस ट्रक से RDX उतारना शुरू कर देते हैं। ये सभी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए होते हैं। इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है। इनमें से एक आदमी इनके कमांडर से मिलना चाहता है।
कमांडर उस आदमी को अपने पास बुलाता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है। वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और वो वही इंसान है जिसका स्केच मनीष ने बनवाया था। विजय उस स्केच को दिखाकर कहता है कि ये स्केच एटीएस इंटेलिजेंस एजेंसी और लोकल पुणे पुलिस की हार टेबल पर होना चाहिए। इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाती है। हेमंत विजय को बताता है कि 2 हफ्ते पहले आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर पर 2 पुलिस वालों की लाशें मिली और 50 किलो आरडीएक्स जाने के भी सबूत मिले। इसके 3 दिन बाद आंध्र प्रदेश में विस्फोट हुए। अब भी 50 किलो आरडीएक्स के निकलने की जानकारी मिली है। विजय कहता है, हमें बस उसका नाम पता करना है और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद विजय और उसकी टीम को पता चलता है कि एक दुकानदार ने उस आदमी को कमरा किराए पर दिया था। रजा उससे कहता है, तुम ऐसे ही किसी को कमरा किराए पर दे देते हो। वो कहता है मिर्जा बेग ने उसकी सिफारिश की थी। विजय और उसकी टीम मिर्जा बेग को पकड़ लेती है। विजय और उसकी टीम मिर्जा बेग से पूछताछ करना शुरू कर देती है। बेग के अनुसार उसे एक फोन आया पाकिस्तान से। रियाज खान ने कहा कि कोई पुणे आने वाला है और उसे धमाके का सामान दिलाना है। विजय उसका नाम पूछता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम खालिद भटकल है। खालिद और उसका एक साथी खतिल मुझे बस स्टॉप पर मिले। मैं उन्हें शमशाद के पास ले गया और सामान दिला दिया। उसके 2 टारगेट थे, एक दद्दू सेठ मंदिर और दूसरा जोन्स बेकरी। उनके प्लान के अनुसार खालिद जोन्स बेकरी गया और खतिल मंदिर को, लेकिन उस दिन मंदिर में किसी वीआईपी की वजह से सिक्योरिटी बहुत थी, इसलिए खतिल डर गया और बम को एक्टिवेट किए बिना ही गटर में छोड़ दिया। पर खालिद ने अपना काम कर दिया। विजय उससे खालिद का पता पूछता है, लेकिन बेग मना कर देता है क्योंकि खुद उसे भी पता नहीं है कि खालिद कहाँ है। विजय अपनी टीम से खालिद की पूरी जानकारी करने को कहता है। इसके बाद गुजरात एटीएस से अली रजा को फोन आता है कि खालिद गुजरात बम धमाकों में भी शामिल था। उसमें एक आदमी भी पकड़ा गया जिसका नाम मोहम्मद पीरबायो था। वो अभी भी जेल में बंद है। इसके बाद विजय अली को कैदी बनाकर यरवाड़ा जेल भेज देता है, जहां पीरबायो बंद है। अली मोइन अली के नाम से पीरबायो से मिलता है। पीरबायो उससे पूछता है, तुम यहाँ किस जुर्म में आए हो? अली कहता है, मुझे जोन्स बेकरी ब्लास्ट केस में फंसाया गया है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। इससे पीरबायो अली से हमदर्दी जताता है और उसे रिहा होने पर बिहार की एक मस्जिद दारुल इस्लाम की लाइब्रेरी के बारे में बताता है। वो ये भी कहता है कि तुम वहाँ जाकर मेरा नाम ले लेना, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कैलब को कर्नाटक से खालिद के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। विजय इस जानकारी को अपनी टीम के साथ साझा करता है। इसके बाद खालिद और उसके साथी खतिल को दिखाया जाता है। खालिद और खतिल आईपीएल के मैचों में विस्फोट करने की योजना बनाते हैं। खतिल को हैदराबाद में विस्फोट करने का काम सौंपा जाता है। अली बिहार जाकर मस्जिद में असदुल्ला से मिलता है, जो कि इंडियन मुजाहिदीन में आतंकियों की भर्ती करता है। खतिल हैदराबाद पहुंचकर एक कार में बैठकर जा रहा होता है। तभी उसकी बीवी उसको फोन कर बताती है उनका बेटा हुसैन बहुत बीमार है और वह हॉस्पिटल में है। खतिल वहां जाने वाला है। इस बात की जानकारी अली विजय को देता है। विजय और उसकी टीम हॉस्पिटल के आसपास जाल बिछा देते हैं। खतिल जब वहां आता है तो एनआईए की टीम उसे पकड़ लेती है। विजय खतिल को उसके बेटे का ख्याल रखने का आश्वासन देकर उससे आतंकियों का पता पूछता है। अपने बेटे की वजह से खतिल उनका पता बता देता है। इसके बाद एनआईए और पुलिस उन्हें पकड़ना शुरू कर देती है। असदुल्ला अपने बाकी साथियों को अंडरग्राउंड होने की बात कहता है और वह अली को मुंबई जाने को कहता है। असदुल्ला खालिद से बात कर उसे अली के पास भेजने की बात करता है, जिसकी खबर अली विजय को दे देता है। विजय और उसकी टीम अली पर नजर रखते हैं। खालिद अली को फोन कर अपना फोन फेंकने को और डस्टबिन में से उस फोन को उठाने को कहता है जो उसने अली के लिए रखा था। खालिद अली को फोन पर इंस्ट्रक्शन देता है। विजय मनोहर को अली का पीछा करने को कहता है। विजय दूरबीन से मनोहर को देख रहा होता है। खालिद भी दूरबीन से मनोहर को अली का पीछा करते हुए देखता है। विजय ये बात समझ जाता है और वो मनोहर को दूसरी दिशा में मुड़ने को कहता है। अब अली का पीछा कैलब करता है। अली का पीछा कुछ पुलिस वाले भी करते हैं। दरअसल पुलिस वाले अली को एक आतंकवादी समझते हैं। अब खालिद अली को टैक्सी में बैठने को कहता है। विजय समझ जाता है कि खालिद अली के पास आने वाला है।
इसलिए वह अली के पास जाने लगता है। खालिद अली के पास पहुंचता उससे पहले कुछ पुलिस वाले अली को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से खालिद सतर्क हो जाता है। विजय खालिद को सामने देख उसे पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन खालिद वहां से भाग जाता है। इस बात से विजय को गुस्सा आ जाता है और वह 2 पुलिस वालों को पीट देता है। ये मुंबई पुलिस से थे। अब विजय को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन विजय गुप्त रूप से खालिद की जानकारी लेने की कोशिश करता है। एक दिन विजय को खालिद की जानकारी मिल जाती है। विजय डीआईजी हेमंत को बताता है कि खालिद नेपाल में है। हेमंत उससे पूछता है, तुम्हें किसने बताया? वो कहता है, हमारे एक एजेंट आर्या सिंह ने। वो एक रो एजेंट है। रो इंडिया की गुप्तचर एजेंसी है। विजय हेमंत से नेपाल में बैठे खालिद को वापस लाने की परमिशन मांगता है। हेमंत ये बात होम मिनिस्टर को बताता है। होम मिनिस्टर इस ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर नेपाल में बैठा खालिद भारत में एक और बम ब्लास्ट की योजना बनाता है। खालिद द्वारा बनाया गया बम हैदराबाद में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। डीआईजी हेमंत विजय से इस ब्लास्ट के लिए माफी मांगता है। विजय हेमंत से एक कोवर्ट यानी गुप्त ऑपरेशन करने की इजाजत मांगता है। हेमंत कहता है, एक बार फिर सोच लो, अगर पकड़े गए तो ना तो एनआईए साथ देगी और ना ही भारत सरकार। विजय इस बात की जानकारी अपनी टीम को देता है। वो कहता है, जिस किसी को भी मेरे साथ चलना है चल सकता है, उस पर मेरे साथ चलने का कोई भी दबाव नहीं है। विजय के साथी विजय के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अली रजा इस ऑपरेशन का नाम रखता है वाइल्ड डॉग। विनोद जो कि हेमंत का साथी है, पहले हेमंत को इस ऑपरेशन के लिए मना करता है, लेकिन हेमंत के समझाने पर वो मान जाता है। वो उनके लिए एनआईए के फंड में से कुछ फंड चोरी छिपे दे देता है। विजय और उसके साथी नेपाल में आर्या सिंह की बताई जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक गाड़ी आती है जिसमें से कुछ आदमी उन पर फायरिंग कर देते हैं। आर्या वहां आकर उन आदमियों को गोली मार देती है और विजय उसकी टीम को अपने सेफ हाउस पर ले जाती है। आर्या पूछती है, तुम्हारे नेपाल आने की बात किस किस को पता थी? तभी रुद्र डीआईजी हेमंत का नाम लेता है। विजय कुछ सोचता है और सभी से कहता है, सभी अपना फोन स्विच ऑफ कर फेंक दो। आर्या हमें नए फोन देगी और कोई भी इंडिया बात नहीं करेगा। विजय आर्या से उन हमलावरों के बारे में पूछता है। आर्या कहती है, ये बात तो लक्ष्मण बता सकता है। लक्ष्मण नेपाल पुलिस में एक एसआई है और वह पैसों के बदले किसी की भी जानकारी दे सकता है। विजय और आर्या लक्ष्मण से उन हमलावरों के बारे में पूछते हैं। लक्ष्मण उन्हें बताता है कि वो बोमजन के आदमी थे। विजय कहता है, तुम हमें बोमजन के बारे में बताना, इसके बदले में हम तुम्हें कुछ रुपए देंगे। आर्या उसे हथियारों की एक लिस्ट देती है। लक्ष्मण वो लिस्ट पढ़कर हैरान होकर पूछता है, कोई जंग लड़नी है क्या? विजय कहता है, जंग ही तो है। लक्ष्मण उन्हें हथियार दिलवा देता है जिनकी डिमांड उन्होंने की थी। लक्ष्मण आर्या सिंह को बोमजन की जानकारी दे देता है। विजय उसकी टीम छिपकर बोमजन का इंतजार करते हैं। वो एक कार में जा रहा होता है, तभी अली बाइक पर उसका पीछा कर रहा होता है। बोमजन को अली पर शक होता है और वो ड्राइवर से कार धीमी करने को कहता है। अली इस बात को समझ जाता है और वह कार से आगे जाकर एक ढाबे पर रुक जाता है। वो ये बात विजय को बता देता है। विजय बोमजन का इंतजार कर रहा होता है। तभी बोमजन को किसी का फोन आता है और वह अपनी सिक्योरिटी वाली गाड़ी को काठमांडू जाने की कहकर खुद पोखरा वाले रास्ते पर मुड़ जाता है। विजय अपने साथियों को सिक्योरिटी वाली गाड़ी को संभालने की कहकर खुद बोमजन का पीछा करता है। विजय के साथी सिक्योरिटी वाली गाड़ी के लोगों को मार डालते हैं। विजय बोमजन की कार के ड्राइवर को गोली मार देता है, जिससे कार रुक जाती है। वह बोमजन को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मार देता है। विजय बोमजन को टॉर्चर करता है और पूछता है, तुम हमें मारना क्यों चाहते थे? वो कहता है, मुझे तुम्हें मारने का काम अब्दुल्ला ने दिया था, जो कि एक सांसद है। वह आईएसआई के लिए काम करता है। बोमजन विजय के कहने पर उनकी मौत की झूठी खबर अब्दुल्ला को दे देता है। बोमजन ये भी बताता है कि 2 दिन बाद अब्दुल्ला के बेटे की शादी है, खालिद वहाँ आ सकता है। इसके बाद विजय बोमजन को मार देता है। डीआईजी हेमंत विजय को फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता है। विनोद एनआईए के फंड को लेकर टेंशन में है, लेकिन हेमंत उसे समझा देता है। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में कबाब वालों के रूप में पहुंच जाते हैं। उस शादी में खालिद भी आता है। विजय और उसकी टीम जैसे ही खालिद को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी एक आदमी मनोहर से खालिद को कबाब सर्व करने को कहता है। मनोहर को देख खालिद को शक हो जाता है। इसके बाद अब्दुल्ला मनोहर को पकड़ लेता है। विजय मनोहर को बचाने उसके पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से खालिद वहां से भाग जाता है।
अब ISI खालिद को 48 घंटे में इस्लामाबाद भेजना चाहती है। खालिद कहता है, मैं पहले उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। वह माओवादियों से प्रोटेक्शन मांगता है और इस बात को लीक करवा देता है ताकि वो उस पर हमला करे और मारे जाए। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। विजय और उसके साथियों को इस बात का पता चल जाता है और वो उसे मारने जंगल में चले जाते हैं। जंगल में वो जैसे ही एंटर करते हैं, माओवादी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस बात का उन्हें पता नहीं चलता। वे जैसे ही माओवादियों के टेंट के करीब पहुंचते हैं, माओवादी वहां छिपे बम को विस्फोट कर देते हैं, जिससे वो सब घायल हो जाते हैं। लेकिन वो मरने का नाटक करते हैं। माओवादी उन्हें मरा हुआ समझ पास आते हैं। विजय और उसकी टीम माओवादियों को मार देती है। वो एक माओवादी को पकड़कर खालिद का पता पूछते हैं। इसके बाद वो सब वहां पहुंचते हैं जहां खालिद माओवादियों के सुरक्षा घेरे में है। वे सभी माओवादियों को मार देते हैं। विजय टेंट में घुसता है लेकिन उसे खालिद नहीं मिलता है। इस बात से सभी निराश हो जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। तभी विजय का पैर एक दरवाजे पर पड़ता है जो घास में छिपा हुआ था। कैलब उस दरवाजे को खोलता है। उसके अंदर खालिद को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब्दुल्ला विजय और उसकी टीम की खोज में सारी नेपाल पुलिस और आर्मी को लगा देता है। वे खालिद को सेफ हाउस पर लेकर आते हैं, जहां खालिद उन्हें खुद पर गोली चलाने के लिए उकसाता है, लेकिन विजय उसकी चाल समझ जाता है और वह खालिद को नहीं मारता। इधर अब्दुल्ला को पता चलता है कि विजय और उसके साथी जंगल में छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद अब्दुल्ला नेपाल पुलिस और आर्मी को जंगल के आसपास के गांवों में खोजबीन करने का हुक्म देता है। आर्या सिंह इस बात की जानकारी विजय को देती है। आर्या खालिद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो खालिद को एक एम्बुलेंस में लेकर काकरबेटा बॉर्डर की तरफ जाते हैं। इस बात की जानकारी वो लक्ष्मण को दे देते हैं। लक्ष्मण ये बात अब्दुल्ला को बता देता है। विजय आर्या से कहता है, हम काकरबेटा बॉर्डर से नहीं जा रहे। इस पर आर्या कहती है, तो फिर लक्ष्मण? विजय कहता है, हम अब लक्ष्मण पर भरोसा नहीं कर सकते। वह DIG हेमंत को फोन कर बताता है कि वो सोनाली बॉर्डर से आ रहे हैं। इस बात की भी जानकारी अब्दुल्ला को हो जाती है। विजय कैलब को हथौड़ा रोड से हक्सोल बॉर्डर की और एम्बुलेंस ले जाने को कहता है। आर्या कहती है, वो हाई सिक्योरिटी वाला बॉर्डर है, क्या हम वहाँ से निकल पाएंगे? विजय कहता है, बिल्कुल, हम वहाँ से आराम से निकल जाएंगे। तभी खालिद को होश आ जाता है और वह आर्या के सिर पर सिलेंडर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वह विजय पर भी हमला करता है, लेकिन विजय खालिद को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे उसकी धड़कनें रुक जाती है। एम्बुलेंस हक्सोल बॉर्डर पहुँचती है। इधर लक्ष्मण अब्दुल्ला से कहता है, वो हक्सोल बॉर्डर से होकर जाने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको सच्चाई का पता चलेगा वे निकल जाएंगे। अब्दुल्ला नेपाल पुलिस को हक्सोल बॉर्डर पहुंचने का ऑर्डर देता है। इसके बाद रुद्र और अली एक दूसरी कार में आते हैं। वो खुद को इंडियन एम्बेसी से बताते हैं और एम्बुलेंस जिसमें खालिद होता है उसे चेकिंग क्लियरेंस देने को कहते हैं। सिपाही उन्हें इमिग्रेशन ऑफिसर के पास भेज देता है। इमिग्रेशन ऑफिसर पहले तो उन्हें क्लियरेंस देने से मना कर देता है, लेकिन अली द्वारा PM ऑफिस को फोन करने की धमकी देने पर इमिग्रेशन ऑफिसर सिपाही से एम्बुलेंस की चेकिंग करने को कहता है। सिपाही जब एम्बुलेंस की चेकिंग करता है तो आर्या सिंह खालिद के सीने पर प्रेशर बनाती है, जिससे उसकी सांसें चलने लगती है। वो सिपाही से एम्बुलेंस को जाने देने के लिए कहती है। सिपाही ऑफिसर से कहता है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर उन्हें बॉर्डर पार करने की परमिशन दे देता है और एम्बुलेंस हक्सोल बॉर्डर पार कर जाती है। नेपाल पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस नेपाल बॉर्डर पार कर जाती है। पुलिसकर्मी अब्दुल्ला को जानकारी देता है कि उनके बॉर्डर पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस जा चुकी थी। एम्बुलेंस भारतीय सीमा में एंटर करती है। वहाँ DIG हेमंत पहले से ही सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं और हमें अब पता चलता है कि अब्दुल्ला को इंडिया से जो जानकारी मिल रही थी वो हेमंत का साथी विनोद दे रहा था। विजय ने एम्बुलेंस से ही हेमंत को मैसेज कर दिया था। वो खालिद को हेमंत को सौंप देते हैं। ये पूरी फिल्म उन 5 दबंग अफसरों की है जो नेपाल से यासीन भटकल को जिंदा पकड़ कर लाए थे। यासीन भटकल 2009 से 2014 के कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था।